हेलो स्टूडेंट। ओके, तो आज जो हम एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं जो बेसिकली कैपेसिटर से रिलेटेड है। देखते हैं। देखो, कुछ ऐसा दिया गया है, एडवांस प्रॉब्लम है, वो आप देख लें। ठीक है, ऐसा है कि मान लो कि ऐसी सिचुएशन गिवन हो आपको, जब एक कैपेसिटर आपको गिवन हो। सपोज करो कि एक कैपेसिटर आपको दिया गया है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी नोट है। ओके, इनिशियली ये जो कैपेसिटर है इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, और कनेक्ट करने के बाद हमने इसको हटा लिया था। तो हटा लेने के बाद इस पर जो चार्जेज आएगा वो हमें पता है कितना चार्ज आ जाएगा, Q नोट इज इक्वल टू सी नोट इंटू वी नोट चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इसके पास में एक दूसरा कैपेसिटेंस लेते हैं C, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस जो है C है, और उसको ना इससे कनेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन समझो पहले क्या है, ये अपना क्वेश्चन है कि भी ऐसा करते हैं कि एक कैपेसिटेंस लिया है, ठीक है, कैपेसिटर लिया है जो दूसरा अनोदर एक कैपेसिटर है और जिसका कैपेसिटेंस है C, और हम ना उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आपको पता है कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये अपने चार्जेस को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो क्या कहते हैं, इस वाले चार्ज पे, यानी इस वाले पार्ट पे इनिशियली जो चार्ज था वो आपका था Q नोट, ठीक है, Q नोट चार्ज था इनिशियली। ओके, यहाँ प्लस Q नोट, तो यहाँ कितना है, माइनस Q नोट था। लेकिन जैसे ही हमने इस कैपेसिटर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ से चार्जेस ट्रांसमिट होना शुरू कर गए। तो वो जो चार्जेज है Q1 चार्ज, मान लो सपोज करो कि Q1 चार्ज यहाँ पे फ्लो करने लग गया, और वो जो Q1 चार्ज है वो इस कैपेसिटर को आप चार्ज करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद जो कैपेसिटर है उसके अंदर कुछ चार्ज था, और वो चार्ज जो है वो इसको फ्लो करता जा रहा है, और फ्लो करके और इस वाले प्लेट पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर Q1 चार्ज आएगा तो यहाँ इस वाले पोर्शन पे क्या आएगा, इस वाली प्लेट के इस पार्ट पर क्या आएगा, माइनस Q1 चार्ज आएगा। अब क्या होगा, अब हम क्या कहेंगे कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अभी इस बॉडी का चार्ज Q नोट था पहले, ये कब था, जब बैटरी से हटा लिया गया था। लेकिन अब ये चार्ज कितना हो जाएगा, अब इसमें से कुछ कम हो गया क्योंकि Q1 चार्ज इधर जा रहा है, तो Q नोट माइनस Q1 हो जाएगा, और इधर भी चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस Q नोट माइनस Q1 हो जाएगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही एक बार चार्ज करते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं, फिर दोबारा चार्ज करते हैं जितना भी चार्ज बचा है, ठीक है, ऐसा ही एक कैपेसिटर लाके फिर हटा लेते हैं, और इस तरीके से हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। और ये एन प्रोसेस करते हैं हम, ऐसे मान लो एन प्रोसेस करते हैं जिसमें पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होकर, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होकर, यानी जो एन प्रोसेस में जो है पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीजेज टू वी, और वो V से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसा करने पे पहले V नोट था, बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि लगातार हम ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि बाद में जो है वो आपकी C की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, यानी आपको कैपेसिटेंस बताना है एन प्रोसेस के बाद। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C बताना आपको, ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पहली प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पास सारी प्रोसेस हैं, ठीक है। एन प्रोसेस के लिए पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होकर V हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ज Q1 आया, यहाँ पे माइनस Q1। तो अब देख लेते हैं पहले कि भी जो चार्ज अगर आया है, तो आपको पता है जब भी हम कनेक्ट करते हैं, किन्हीं कैपेसिटर को कनेक्ट करो, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को कनेक्ट करो, तो आपको पता है पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। तो ये पहला प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा जो है ये फर्स्ट प्रोसेस है, मैं इसी के अंदर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो आपका पोटेंशियल होगा, यानी इस कैपेसिटर का जो भी पोटेंशियल होगा, इस वाले कैपेसिटर का जो भी पोटेंशियल होगा, वो इस वाले कैपेसिटर के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तब तक ये चार्जेस को ट्रांसमिट करता रहेगा। अब क्या होगा कि मान लो इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल कैसे होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस आपके पास था C नोट, ओके। और अभी इस पे कितना चार्ज आया है, ठीक है, इस पे चार्ज आ गया है Q1 डिवाइडेड बाई C, ओके। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया। पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन
कैपेसिटेंस, इसका चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस। फाइनली अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये आ जाएगा Q0 माइनस Q1, इसको मैं ऐसे लिख दूँ C0 डिवाइडेड बाई C0 इज इक्वल टू Q1 बाई C। ओके, अब हमें यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालनी, तो Q1 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, जैसे Q0 बाई C0 और ये आ जाएगा Q1 बाई C प्लस Q1 बाई C0। सोल्व करते हैं, Q0 बाई C0 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास Q1 जो है L कॉमन 1 बाई C प्लस कितना आ जाएगा 1 बाई C0। अब यहाँ से Q1 निकालेंगे तो देखो Q0 बाई C0 और हम इसको लिख सकते हैं Q1 C इंटू C0 जो है यहाँ पे एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा C0 प्लस C। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फाइंड आउट होके आ गई है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो C0 से C0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा Q0, देखें आप Q0 इंटू C अपॉन में, क्योंकि Q1 अपॉन में C प्लस C0, ये अपने पास Q1 की वैल्यू आ गई। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है पहले प्रोसेस में अगर आपसे चार्ज ही पूछ लिया जाए, लेकिन हम एन प्रोसेस की बात करेंगे। तो अगर मेरे पास Q1 ये आया है तो Q1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। Q1 जो आएगा मेरे पास वो आएगा अपने पास Q0 इंटू C अपॉन में C प्लस C0। ओके, अब आपको देखना है कि इस वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, यानी जो चार्ज बचेगा मैं उसको अगर मैं मान लूँ कि ये वाला चार्ज जो है इतना बचा है और इस चार्ज को पहले प्रोसेस में देखूँ तो सपोज़ करूँ कि मैं Q0 1 मान लेता हूँ, Q0 1, ठीक है, इतना चार्ज हो गया जो इसके इक्वल है। तो अगर मैं Q0 1 निकालूँ तो Q0 1 कितना होगा मेरे पास, Q0 1 होगा Q0 माइनस Q1, और यहाँ से मैं Q0 1 इज इक्वल टू Q0 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और Q1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है Q0, और ये हो जाएगा Q0 C डिवाइडेड बाई C प्लस C0। तो यहाँ से Q0 1 आ जाएगा, Q0 एलसीएम लिया, ये आ जाएगा C प्लस C0 माइनस C अपॉन C प्लस C0, ठीक है, C से C कैंसिल हो जाएगा। सो Q0 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई है हमारे पास, ये आ जाएगा Q0 C0 अपॉन में C प्लस C0। मान लेते हैं कि ऐसा होने में, ये फर्स्ट प्रोसेस होने में, सपोज दैट कि हम ये कह लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस होने में इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि लगातार जो है चार्जेस जो है ट्रांसमिट होते जा रहे हैं और ये जो चार्जेस हैं ये इस प्लेट की तरफ आ रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे मैं मान लूँ कि पहले प्रोसेस में इसका पोटेंशियल अगर मान लो V1 हो जाए, तो यहाँ से Q0 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ Q0 1, तो Q0 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, Q0 की वैल्यू है C0 V0, तो C0 स्क्वायर ये हो जाएगा C0 स्क्वायर अपॉन इंटू V0 C प्लस कितना आ जाएगा C0। तो यहाँ से अगर हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू आ गई Q0 1 इक्वल टू C0 स्क्वायर इंटू V0। अच्छा, ये जो Q0 1 की वैल्यू हमारे पास आई है, ये Q0 1 की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। अब मैं मान लेता हूँ कि भी ऐसा होने में कुछ पोटेंशियल इसका डिक्रीज होकर V1 हो जाता है। मान लो कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो पोटेंशियल V1 अगर निकाल रहे हो तो वो कितना होगा, पोटेंशियल V1 जो होगा वो अगर हम देखें तो वो होगा, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज कितना बच गया Q0 1 और डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है इसका, कैपेसिटेंस है आपका यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो C0 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी C0 V0 अपॉन में C प्लस C0 हो जाएगा। ये पहले प्रोसेस का पोटेंशियल है। अब आप क्या करें, देखें इसके बाद मुझे ऐसे n प्रोसेस करने हैं, तो n प्रोसेस के लिए क्या करना है, देखो आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये वैल्यू मिली है यहाँ पे। अब मैं सेकंड प्रोसेस की बात करता हूँ, तो सिंपली यहीं से मैं बता दूंगा कि अगर बाद में भी चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी तरीके से चार्जेज, दोबारा क्या किया हमने, इसको हटा लिया, हटा लेने के बाद दोबारा एक कैपेसिटर लाए ऐसा ही और उसको दोबारा कनेक्ट कर दिया। तो अभी तो चार्ज ये बचा है जो Q0 1 है, अब कुछ Q2 चार्ज ट्रांसमिट होके इस पे आ जाएगा, तो इस तरीके से पोटेंशियल भी हो जाएगा, वो V2 हो जाएगा। बट पोटेंशियल जो है इसको देखकर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस बार पोटेंशियल जो होगा वो आपका इसी रेशियो में जो है वो चलेगा और वो आएगा C0 मैं यहीं पे बता देता हूँ, इनटू हो जाएगा स्क्वायर और ये हो गया V0, क्योंकि डबल हो जाएगा, है ना। अगर हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो n टाइम्स चलती है,
तो n टाइम्स अगर ये प्रोसेस चलेगी तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अपना आ जाएगा n के लिए डिक्रीज होकर, और वो बोला भी है कि अगर n प्रोसेस का जो है पोटेंशियल वो डिक्रीज होकर v हो जाता है, इनटू ये हो जाएगा n टाइम्स प्रोसेस v नॉट। ओके, और इस Vn की जगह हम, क्योंकि Vn जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होके V के इक्वल होगा, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि ऐसी n प्रोसेस चलती हैं जिनमें पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता जाता है। इस तरीके से अगर कैपेसिटर से कनेक्ट करते रहते हैं तो V की वैल्यू यहाँ से हम Vn इज इक्वल टू V, और हमारे पास ये आ जाएगा C नोट अपॉन C प्लस C नोट इंटू N इंटू, और ये आ जाएगा V नोट। जब हम इसे थोड़ा फर्दर सोल्व करें तो ये आ जाएगा V बाई वी नोट, और ये हो जाएगा C नोट C प्लस C नोट। ओके, और इसकी पावर n। अब क्या करना है, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें C की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ताकि देखो ये आसान है टॉपिक, अब कुछ नहीं करना, बस C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को कुछ मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं यहाँ से इसका 1/nth इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/v नॉट की पावर 1/nth पार्ट हो गया, ठीक है ना, वहाँ से ओके। ये कितना हो जाएगा C नॉट अपॉन C प्लस C नॉट। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा C प्लस C नॉट इंटू वी अपॉन वी नॉट की पावर 1/n इक्वल टू C नॉट। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये भी मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया। ओके, अब यहाँ से C नोट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो C नोट यहाँ मल्टीप्लाई में होके आएगा, सब कुछ ये मल्टीप्लाई में होता हुआ आ रहा है, तो हमें यहाँ से इजीली हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो जो C की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो V बाई वी नोट, हम इसको C नोट को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी C प्लस C नोट, मल्टीप्लाई करें और उसके बाद यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो C की वैल्यू जो भी आएगी वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे हम इतना नहीं, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसको हम अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आपसे पूछी जाती है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है। अब एक IIT की प्रॉब्लम ले लेते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो आपको देखना है। तो अगर आपका एक प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं मैंने n प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है। अगर आपका केवल दो प्रोसेस होता है तो जो n की वैल्यू होगी उसमें आप 2 लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि जिससे कि मतलब हमें जितनी भी प्रोसेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की जाए या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये सब कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से गिवन है आपको। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, सपोज कि मान लो कि आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सपोज कि 2 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं जिन पे चार्जेस की वैल्यू दी गई है। ओके, अब ऐसे 2 आइडेंटिकल प्लेट है, ठीक है, ऐसी प्लेट है जिन पे चार्जेस दिया गया है। ठीक है, पहली वाली प्लेट Q1 है और दूसरी वाली प्लेट Q2 है। क्वेश्चन में ये गिवन है, ये पूछा गया था कि Q2 की वैल्यू जो है वो Q1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, Q1 के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इस वाली प्लेट को, Q2 की प्लेट को, ठीक है, और इस वाली प्लेट के नज़दीक लाते हैं, ठीक है, तो ये बोला गया है कि इस प्लेट को इसके पास लाते हैं। ठीक है, पास लाएंगे तो पास लाने के बाद, जबकि ये भी कहा गया है इसमें कि इफ़ दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर इनको चार्ज दिया गया है और इनको लाके पास लाकर और अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, ऐसा बोला गया है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस। ठीक है, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहले एग्जांपल समझते हैं। देखो क्या है
हमें जो चार्ज दिया गया है, मान लो कि ऐसी प्लेट थी हमारे पास, एक पे चार्ज Q1 दिया, एक पे Q2 दिया। Q2 जो है वो ग्रेटर है Q1 से, तो हम इस प्लेट को इसके पास ला रहे हैं और हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, यानी कुल मिला के हमने कुछ डिस्टेंस पे D पे रख दिया इनको, है ना। और उसके बाद हमसे पूछा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब चार्जेस की वैल्यू सेम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होगा, है कि नहीं। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। कैपेसिटेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है। तो इसमें देखें आप, यहाँ से मैं निकालूंगा तो क्या होगा कि मैं मान लूँ कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, इसका कितना है, σ2 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इस वाली प्लेट की वजह से दूर, इस वाली प्लेट, यानी ये यहाँ कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इसकी वजह से इधर, ठीक है, और इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर। क्योंकि कोई भी चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा उससे पॉइंट से दूर की तरफ होता है। तो ई नेट हमारा आ जाएगा E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू हमें पता है, एक प्लेट की वजह से जो हमारे पास फॉर्मूला होता है σ1/2ε0 होता है, एक प्लेट की वजह से, एक सिंपल प्लेट की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हो जाएगा σ2/ε0, σ2 ई नेट यहाँ से निकालेंगे हमारे पास, तो 1/2ε0 तो यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से σ1 माइनस σ2 हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने। हमें ये भी पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जब इस ऐसा केस बनाया गया तो A/ε0/d होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बहुत आसान है। अब ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तो मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, ठीक है, तो V1 माइनस V2 कर दो, या फिर जो भी हम डेल्टा V कर लेते हैं, तो वो ई नेट इंटू डी होगा। तो ई नेट कितना है, 1/2ε0 और σ1 माइनस σ2, ठीक है, इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी है, d, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पोटेंशियल की वैल्यू है तो हम यहाँ जो वैल्यू है हमें दी गई है ई नेट इंटू डी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू में अगर इसको फाइंड आउट करें कैपेसिटेंस में, तो V इज़ इक्वल टू, अगर हम σ1 और σ2 की वैल्यू लें, और जबकि ये दिया गया हो कि भी इनका एरिया भी सेम है, तो चार्जेस की वैल्यू तो डिफरेंट है। तो चार्जेस के केस में अगर निकालें तो 1/2ε0, σ1 की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा, Q1 बाई, ठीक है, σ1 यानी Q1 बाई एरिया A माइनस Q2 बाई एरिया A इंटू D, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। सो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और ये हो जाएगा 2A/ε0 और इंटू D हो जाएगा। तो V जो आएगा वो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखना, 2, इसको मैंने लिख दिया A/ε0/d, ठीक है। और मुझे पता है A/ε0/d की वैल्यू C होती है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2C। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो आपको समझ आ गया होगा कि दो हमें प्लेट दे रखी हैं और दोनों प्लेट पे डिफरेंट चार्जेज है। चार्जेस जो है इस तरीके से दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब चार्जेस सेम नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो दोनों के केस में हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और अनदर एग्जांपल अगर हम लें, सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं कैपेसिटेंस का। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करो, मैं कुछ अच्छे एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, आप याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं ऐसी कुछ एक ट्रिक बनाई, हमने एक शॉर्टकट मेथड बनाया था कि अगर मान लो K1 और K2 दो डाइलेक्ट्रिक
मीडियम अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिए जाते हैं तो उस केस में अगर K इक्विवेलेंट निकाला जाता है तो K इक्विवेलेंट अपना आता है 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगर आपको पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल में ये तो सीरीज़ की बात थी। अगर मान लो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपको गिवन हो कि चार्जेज ऐसे दे रखा है प्लेट और इस तरीके से आपके दो जो है कनेक्ट है K1 और ये आपका K2, तो ऐसे केस में हमें K इक्विवेलेंट निकालना था तो K इक्विवेलेंट हमारे पास K1 प्लस K2/2 आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, काफ़ी शॉर्टकट है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस केवल और केवल आपको इन फॉर्मूलों पर फोकस करना है। जो भी फॉर्मूलाज हम बता रहे हैं इन पे फोकस करें और फिर अप्लाई करें अलग अलग जितने भी न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बोला गया है, मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको गिवन है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है इस तरीके से और मैंने उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ये यूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे K = 1 पुट कर दिया, K1, यहाँ K2 = 2 पुट कर दिया, K3 = 3 पुट कर दिया और K4 = 4 पुट कर दिया। आपसे अगर यहाँ से K इक्विवेलेंट अगर पूछा जाए तो K इक्विवेलेंट अगर आपसे बोला जाए तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे, बस केवल वही तरीका है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो सिचुएशन वैसी है जो आपको समझ में आ रही है। ये दोनों आपस में किस में दिखाई दे रहे हैं, आपको सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये भी दोनों आपस में किस में दिखाई दे रहे हैं, आपको सीरीज़ में कनेक्ट है। ठीक है, जबकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड है। अच्छा, तो पहले हमें क्या करना है, पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, इन दो का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सपोज इसका इक्विवेलेंट आ गया K1 डेज, ओके, इन दो का 1 और 3 का। ऐसे इसका इक्विवेलेंट मान लो हमारे पास आ गया K2 डेज, है ना। फिर उन दो का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला ये वाला पुट कर देंगे। क्या था हमारे पास, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो बस यही इसी को यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो अब सोल्व करके देख लेते हैं। पहले बताओ, यहाँ से देखो इन दोनों को सोल्व करना है तो फॉर्मूले में पुट करो डायरेक्ट। क्या वैल्यू आ गई, 2K1 की वैल्यू 1 है, K2 की वैल्यू 3 है, अपॉन में K1 प्लस K2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2, यानी ये K1 डेज की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। ओके, इसको सोल्व कर लिया हमने। ऐसे सिमिलरली इसको सोल्व कर लो। सो K2 डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से भी देखो 2K1 K2, K1 की वैल्यू 2 है, 4 है और ये आ जाएगा 4 + 2। ठीक है, तो K2 डेज की वैल्यू भी आ जाएगी, आप इसे चिपका दें, बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से 6 और ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, इसको अगर मैं लिखूँ तो 2 3, देखें आप 16 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और ये 16 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 8/3 हो जाएगा। ओके, K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × 4। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 8/3। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, मान लो K इक्विवेलेंट आया और वो कितना आएगा, K1 डेज प्लस K2 डेज अपॉन में 2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बस फाइनली आपका आंसर आ जाएगा और ये अपने पास आया 3/2 प्लस 8/3 और यहाँ से डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी K इक्विवेलेंट की। यहाँ से देखो 1/2 हमने इस तरीके से लिख दिया, 3/2 प्लस 8/3 और ये आ जाएगा एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास 6 एलसीएम लिया और ये आ जाएगा कितना, यहाँ 2 तो 9 प्लस ये आ जाएगा 16, मतलब ये आ गया 25/12।
ठीक है, ये आपका आंसर होगा, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता कि एप्सिलॉन नॉट उसमें बताना है तो डायरेक्ट बस क्या करना कि ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कर देना। ठीक है, वैसे इतना पूछा गया है अगर के इक्विवेलेंट तो आपका ये आंसर होगा। तो आप ये याद रखें, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो भी शॉर्टकट मेथड बताए हैं, जो ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को आप अप्लाई करें और अप्लाई करके बहुत आसानी से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।